हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहती थी कि हमारे पास अब बैच 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल हो गया है लॉन्च। इन सालों में हमने बहुत टॉपर्स इंक्लूडिंग आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन, आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पिछले साल रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, श्रेय शशांक एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है इन्हें प्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपकी जेब से 60,000 70,000 इतने पैसे नहीं काटते, बल्कि मात्र 10,000 से जो है ये कोर्स शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड सारी क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए। साथ ही में मंथली करंट इश्यूज फॉर पीएसआईआर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, वीकली टेस्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विद हमारा जो विद इवैल्यूएशन कोर्स है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट को चेक भी करवा सकते हैं और फीडबैक अटेन कर सकते हैं। 18,000 का ये कोर्स है, बट बैच 6 के कूपन को यूज करके आप अटेन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट लिमिटेड जो हमारे कुछ एक हफ्ता है उसके लिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देर इज ऑल्सो विदाउट इवैल्यूएशन। तो अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन देख के ही सीख जाऊंगा, मुझे आंसर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आंसर चेक करवाना जरूरी है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी कि विद इवैल्यूएशन जो है उस पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लेना चाहते हैं सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप कोर्स। राइट, बैच 6 है हमारा कूपन कोड, इसे लगाना मत भूलिए। 11 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं शुरू, तो अपनी सीट कर लीजिए बुक बिफोर सीट्स फिल। और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब हम देखते हैं एक बहुत ही important approach towards understanding international relations which is called the systems approach। यहाँ पे टॉपिक जो है is approached in a question format। तो टॉपिक क्या कहता है कि डिस्कस कीजिए systems approach को international relations में, as well as इसकी जो limitations हैं, जो इसकी कुछ कमियां हैं, criticisms हैं, we have to shed light on that as well, right? तो एक critical evaluation हो गई है ये systems approach की in IR। Now you have to remember that in political theory as well as in comparative politics, इन दोनों ही जगह पे हमने systems approach की बात की थी, right? Wherein we had seen the model that had been put forward by David Easton, right? एंड हमने थ्योरी एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दोनों में ही बात की थी कि किस तरह से सोशल साइंसेज में एंड इवेंचुअली पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो एक बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया था, जो कि नॉर्म्स से हटके, आइडियाज से हटके, राइट, एक वैल्यू जजमेंट से हटके, एज थिंग्स आर हैपनिंग, जिस तरह से एक सिस्टम काम करता है उसको ऑब्जेक्टिवली पेश करना चाहता था, राइट। यहाँ पे जब हम डेविड ईस्टन की इनपुट आउटपुट मॉडल के थ्रू सिस्टम्स अप्रोच की बात करते हैं, वहां पे ईस्टन का मेन जो फोकस था वाज ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। सो रादर देन कॉलिंग कंट्री से नेशन स्टेट्स और बॉडी पॉलिटिक्स, उन्होंने क्या बोला कि हम इसको एक मशीन की तरह देखेंगे, इसको एक पॉलिटिकल सिस्टम बुलाएंगे जहां पे एक देश के अंदर, राइट, एक मशीनरी एग्जिस्ट करती है जो कि कुछ इनपुट्स लाती है, उनको कन्वर्ट करती है एंड अथॉरिटेटिवली इन द फॉर्म ऑफ वेरियस आउटपुट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एंड देन देयर वाज एन एंटायर फीडबैक मैकेनिज्म जिसकी भी हमने बात की थी, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद आ रहा यू हैव टू गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस अगेन टू रिकॉल कि वो सिस्टम्स अप्रोच क्या थी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसी बिहेवियरल रेवोल्यूशन के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी अब सिस्टम्स अप्रोच इंपॉर्टेंट होगी। However, ये जो सिस्टम्स अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आती है, ये स्लाइटली डिफरेंट है फ्रॉम द डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि डेविड ईस्टन ने इवॉल्व करके दिया था।
ठीक है। अब इस सिस्टम्स अप्रोच के अंदर भी वेरियस एक्टर्स हैं, राइट। यहाँ पे एक्टर्स कौन है, यहाँ पे इनके सब यूनिट्स क्या हैं, वेरियस इंटरनेशनल एक्टर्स। एंड प्राइमरीली ये इंटरनेशनल एक्टर्स कौन है, जो आपके नेशन स्टेट्स हैं, ठीक है। ये जो है आपके एक्टर्स हैं, और एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर ये काम कर रहे हैं। एंड इनके बीच में कुछ इंटरैक्शंस हो रहे हैं, कुछ तरह की जो है बातचीत हो रही है। ये इंटरडिपेंडेंस हो सकती है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बट देयर इज सम पैटर्न ऑफ इंटरैक्शन जो कि इन नेशन स्टेट्स के अंदर जरूर है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम्स अप्रोच है, बेसिकली इसका मेन आइडिया क्या है, दैट रादर देन लुकिंग एट से ओनली द स्टेट और ओनली द इंटरनल एस्पेक्ट्स, ये एक सिस्टम की फंक्शनिंग के ऊपर जो है नजर डालती है। इनफैक्ट केनेथ वॉल्स, जिनके आने से आपका स्ट्रक्चरल रियलिज्म का एडवेंट होता है, दैट कैन ऑल्सो बी सीन एज एन अप्रोच इन द सिस्टम्स थ्योरी। क्यों, क्योंकि केनेथ वॉल्स के लिए भी जो नेशन स्टेट्स हैं वो एक इंटरनेशनल सिस्टम में काम कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल सिस्टम का इन्वायरमेंट क्या है, दैट ऑफ अनार्की, ठीक है। एंड इस अनार्किकल इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में वेरियस जो एक्टर्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके किस तरह से जी रहे हैं, डिपेंड्स ऑन उनकी जो पावर कैपेबिलिटीज हैं, राइट। जो ज्यादा पावरफुल है वो बेटर जो है काम कर पा रहे हैं, जो कम पावरफुल है वो उनसे डोमिनेट हो रहे हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्स ने बात की थी कि आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स इवॉल्व हो सकते हैं। जहां पे दो मेन डोमिनेटिंग पावर्स हैं, उन्होंने उसको बाइपोलर बोला था। जहां पे एक सिंगल हेजेमन आता है, उसको उन्होंने यूनिपोलर बोला था। जहां पे मल्टीपल पावर्स हैं जिनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पावर, उसको उन्होंने मल्टीपोलर सिस्टम बोला था, राइट। सो केनेथ वॉल्स की थ्योरी भी एक सिस्टम्स एनालिसिस की तरह देखी जा सकती है। वहीं कार्ल डॉयश जो है, जब वो कम्युनिकेशंस के ऊपर जो है फोकस करते हैं, for Carl Deutsch also he looks at the world at global politics as an international system. But इस international system में unlike Kenneth Waltz, patterns of interactions aren't based on the interactions only between nation states, but in fact through various transactions, through various communications, right। तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, क्लास कास्ट रिलेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड हो सकते हैं, ठीक है। इन सब के थ्रू जो है पैटर्न ऑफ इंटरैक्शंस जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। अब क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब हमने बात की, हमने देखा था वॉल्स को हमने रियलिज्म में पढ़ा, डॉयश को हमने जो कम्युनिकेशन थ्योरी में पढ़ा, और आगे हम देखेंगे मॉर्टन कप्लान की थ्योरी। ये सारे ही एक ब्रॉडर सिस्टम्स अप्रोच का पार्ट बनते हैं, राइट। बट ये जो है डिफरेंट स्कूल्स को भी बिलोंग करते हैं। तो ऐसी कौन सी बाइंडिंग चीजें हैं जो कि इन्हें सिस्टम्स अप्रोच का हिस्सा बनाती हैं, ऐसे कौन से कुछ फीचर्स हैं जो कि इन सब के अंदर अवेलेबल है, which is why they are characterized as being systems approach के मॉडल्स। सबसे पहले सबसे यूनिक जो फीचर आता है सिस्टम्स अप्रोच में, कि ये कंसीव करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब एक इंटरनेशनल एरिना के अंदर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल एक्टर्स के बीच में इंटरैक्शंस हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्स जो है इसको थोड़े कॉन्फ्लिक्चुअल एस्पेक्ट में देखेंगे। शायद अगर हम बर्टन की बात करें, इवन बर्टन का जो कॉबवेब मॉडल है, even this cobweb model is actually a form of systems approach, because Burton also sees global politics as an international system, जो कि एक इंटरनेशनल सोसाइटी है जहां पे कोऑपरेशन के बेसिस पे जो है इंटरैक्शन हो रही है, ठीक है। कोऑपरेटिव सेट्स ऑफ पैटर्न्स जो है डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स के अंदर जो है वो बन के आ गए हैं, ठीक है, जिनकी ये इंटर रिलेशंस जो है वो इस्टेब्लिश हो गए हैं, ठीक है। सो इनफैक्ट बर्टन का एक मोर कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम्स अप्रोच है। सेकेंडली,
हम इंटरनेशनल सिस्टम को कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बुलाते। हमने बात की ना सिस्टम्स थ्योरी में, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ रहे थे डेविड ईस्टन का मॉडल, उसको हमने पॉलिटिकल सिस्टम बोला था। तो अब हम आईआर में आके इसको इंटरनेशनल सिस्टम क्यों बुला रहे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं बना रहे? हम इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम में एक जो यूनिकनेस है इज द फैक्ट ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अब अगर हम इंडिया को एक पॉलिटिकल सिस्टम माने, कुछ इनपुट्स आ रहे हैं, उन इनपुट्स के बेसिस पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन एक नेशन स्टेट है, जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कुछ लॉज बनाता है, कुछ पॉलिसीज बनाता है, कुछ रेगुलेशंस बनाता है, जिनको वो अथॉरिटेटिवली एलोकेट कर देता है। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, रिमेंबर हमने किया था पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज का क्या मतलब है कि बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो लॉज बन गए, जो रेगुलेशंस बन गए, जो पॉलिसीज बन गई, वो अब हम जनता को फॉलो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज बैक्ड बाय दिस अथॉरिटी, विच इज बिकॉज इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन स्टेट। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर ऐसा कोई वर्ल्ड स्टेट तो एग्जिस्ट नहीं करता जिसके इंडिया, यूएसए, साउथ अफ्रीका, चाइना कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट्स हों, राइट? ऐसा तो कोई फेडरल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इवन व्हेन यू हैव इंटरनेशनल बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन, जो उनके द्वारा बनाए गए वेरियस पॉलिसीज हैं, वेरियस रेगुलेशंस हैं, वेरियस नॉर्म्स है, दे आर्ट बाइंडिंग ऑन नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स चूज टू साइन दोज रेजोल्यूशंस। उनको फोर्स नहीं किया जा सकता दैट यू हैव टू बी अ पार्टी टू दिस ट्रीटी, एंड दैट इज व्हाई इंटरनेशनल सिस्टम को हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बुलाते हैं, राइट? द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज कि इस इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स या एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? ये पॉलिटिकल सिस्टम में भी हमने देखा था, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो है इनके बीच में इंटरैक्शंस हो रही है। सो दे कैन बी यूनिट्स, यूनिट्स जो है आपके एक्टर्स हो सकते हैं। फॉर रियलिस्ट इट इज प्राइमरली द नेशन स्टेट्स। फॉर अदर पीपल लाइक बर्टन एंड हिज कॉबवेब मॉडल, जो आपके लिबरल थ्योरिस्ट है, उनके लिए इट कैन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल एनजीओस, टीएनसीज, एमएनसी, सो ऑन सो फोर्थ। देन वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस जो एग्जिस्ट करते हैं ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम। जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज द इन्वायरमेंट, राइट? सो फॉर न्यो रियलिस्ट द इन्वायरमेंट क्या है, अनार्किकल है, राइट? फॉर योर लिबरल थिंकर्स एक मोर कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट इसको बनाया जा सकता है, जो कि न्यू रियलिस्ट इसके साथ अग्री नहीं करते हैं। ठीक है, हाउएवर बोथ ऑफ देम फॉल विद इन द सिस्टम्स अप्रोच। सर्टेन मॉडल्स जैसे कि वॉल्स का या बर्टन का, क्यों? क्योंकि वो इस इंटरनेशनल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एक्सेट्रा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो केनेथ वॉल्स मे बी इंक्लूडेड इन सिस्टम्स अप्रोच, बट मॉर्गनथाउ नहीं होंगे। वाई? बिकॉज मॉर्गनथाउ एक इंटरनेशनल सिस्टम, एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। क्लासिकल रियलिस्ट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर द सिस्टम्स अप्रोच, केनेथ वॉल्स एंड स्ट्रक्चरल रियलिस्ट्स डू क्वालिफाई। ठीक है, सिमिलरली विद इन द लिबरल थ्योरीज ऑल्सो बर्टन, इनका जो कॉबवेब मॉडल है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ये सारी चीजें जो है एक सिस्टम्स लेंस के थ्रू देखी जा सकती हैं। वहीं शायद आपका जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म है, या फिर आपका जो से इमेजिन कीजिए आइडियलिज्म है, वो सिस्टम्स अप्रोच के अंदर फिट नहीं बैठता। देन देर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स। ये दो तरह के हो सकते हैं, नेशन एक्टर्स, राइट, जो हमारे नेशन स्टेट्स हैं, राइट? तो बेसिकली दीज आर पॉलिटिकल सिस्टम्स जिनका डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बट अब ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में दूसरे एक्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। सेकंड, दे कैन बी सुप्रा नेशनल एक्टर्स, बेसिकली ऐसे एक्टर्स जो कि नेशन स्टेट्स नहीं है। दीज कैन बी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इंटरनेशनल एनजीओज एंड सो ऑन सो फोर्थ। साथ ही में इन सारे एक्टर्स के बीच में देर इज अ सेट ऑफ इंटरैक्शंस, कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ इंटरैक्शंस है, कि कभी अपने गोल, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कोई किसी और को हरा रहा है, या कोऑपरेट कर रहे हैं टू बैलेंस आउट पावर ऑफ सम अदर थर्ड पार्टी, राइट? तो इस तरह के म्यूचुअल एक्सचेंजेस जो है इंटरनेशनल एक्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये म्यूचुअल अगेन एक्सचेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं। दो कंट्रीज के बीच में वॉर होना इज ऑल्सो एन इंटरैक्शन। दो कंट्रीज के बीच में अलायंस होना, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन और म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, तो ये एक्सचेंजेस, इंटरैक्शन जो है किसी भी तरीके के हो सकते हैं, बट द इंपॉर्टेंट बिट इज कि इंटरैक्शंस हो रहे हैं।
देन देर आर सर्टेन पैटर्न्स या रेगुलरिटीज जो कि हम इनमें देख सकते हैं। तो जो रियलिस्ट सिस्टम्स अप्रोच की तरफ से आ रहे हैं वो नेसेसरीली एक कॉन्फ्लिक्चुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखते हैं, राइट, जहां पे उनको लगता है रिलेटिव गेन्स आर मोर इंपॉर्टेंट, जीरो सम गेम इज इन प्ले। वहीं अगर हम एक लिबरल सिस्टम्स अप्रोच की तरफ से आ रहे हैं तो कोऑपरेशन इज पॉसिबल, एब्सोल्यूट गेन्स आर व्हाट वी आर वर्किंग टूवर्ड्स, सम गेम है समथिंग, राइट। सम गेम का क्या मतलब होता है कि दोनों ही एक्टर्स जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज, फॉर नेशन स्टेट्स, फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टर्स जो कि इस इंटरनेशनल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक मॉडल बना दिया। ये वेरियस सब सिस्टम्स जो हैं आपके इंटरनेशनल एक्टर्स हो सकते हैं, राइट। इनकी तरफ से वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट्स आएंगे इन द इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। कई जो है से पावर हंग्री हैं, रिविजनिस्ट स्टेट्स हैं, कई जो है से मे बी थोड़े स्टेटस को स्टेट्स भी हो सकते हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं कोऑपरेशन इकोनॉमिक अलायंसेस बना रहे हैं, कुछ और स्टेट्स जो हैं अपनी आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। ये सारे इनपुट्स जो हैं एक इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जा रहे हैं जहां पे वेरियस एक्टर्स हैं, इनके बीच की इंटरैक्शंस हैं, वेरियस प्रोसेसेस जिनके थ्रू ये इंटरैक्ट कर रहे हैं, एंड न्यू न्यू इमर्जिंग रियलिटीज भी हो रही हैं, राइट। कि एकदम से यूएस एंड चाइना जिनकी बहुत ही क्लोज इकोनॉमिक इंटरैक्शन है, ऑलमोस्ट अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, उनके बीच में ट्रेड वॉर्स भी ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो गई। तो एक नई इमर्जिंग रियलिटी आ गई, नहीं। तो इस बेसिस पे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आउटपुट या क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या नेशन स्टेट्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नेगोशिएट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, क्या वो जो है एक कोल्ड वॉर के अंदर शुरू हो जाते हैं, क्या उनके बीच की इंटरैक्शन जो है एकदम खत्म हो जाती है। तो वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट्स एंड रिस्पॉन्सेज जो है यहाँ पे निकल सकते हैं, एंड देन ऑब्वियसली देयर इज द इन्वायरमेंट और द कॉन्टेक्स्ट जो कि एग्जिस्ट करता है। अब विद इन दिस इंटरनेशनल रिलेशंस की सिस्टम्स अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट एक जो थ्योरी आती है दैट हैज बीन गिवन बाय मॉर्टन कपलान। तो अगर आपको कभी भी सिस्टम्स अप्रोच पे कोई भी क्वेश्चन आए, आपने फटाफट डेफिनेशन लिख के आपने किसकी थ्योरी के बारे में बात करना है, मॉर्टन कपलान जो है उनकी थ्योरी के बारे में बात करना है, ठीक है। अब ये जो है अपनी थ्योरी के थ्रू इंटरनेशनल सिस्टम की जो है एक रिच स्टडी करने की कोशिश करते हैं बाय लुकिंग एट वेरियस इंटरैक्शंस बिटवीन इंटरनेशनल एक्टर्स, राइट। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जरूरी नहीं है हमेशा ये इंटरैक्शंस कॉन्फ्लिक्चुअल हो, जरूरी नहीं है ये हमेशा ही कोऑपरेटिव हो। देर आर अ मल्टीट्यूड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरैक्शंस जो कि इन इंटरनेशनल एक्टर्स के बीच में हो सकती हैं, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बनाने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेटिकल मॉडल्स या आइडियल टाइप्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके थ्रू ही नॉट ओनली ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में इंटरनेशनल सिस्टम कैसा रहा है, बल्कि इनफैक्ट ये थ्रू सिस्टम्स अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रिडिक्टिव भी बनाना चाहते हैं कि अगर अभी हम एक से बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम में हैं, अगर ये बैलेंस ऑफ पावर वाला सिस्टम जो है किसी दिन कोलैप्स होता है, व्हाट विल बी द न्यू काइंड ऑफ सिस्टम जिसके अंदर अब हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस या ग्लोबल पॉलिटिक्स का एरिना है वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो मॉर्टन कपलान ने अपनी सिस्टम्स अप्रोच के अंदर एक प्रिडिक्टिव पावर की भी लाने की कोशिश की थी, ठीक है। अगेन मॉर्टन के कपलान के सिस्टम्स के अंदर भी वेरियस सब सिस्टम्स हैं, वेरियस इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, ये नेशन स्टेट्स हो सकते हैं, ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, एंड इन सबके बीच में जो है इंटरैक्शंस चल रही हैं। नाउ देयर आर 6 मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम जो कि ये पेश करते हैं। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना जरूरी है कि ऑब्वियस नहीं है कि इनके हर मॉडल के लिए आपके पास एग्जाम्पल प्रेवलेंट हो। हमने पहले क्या बात कर ली थी कि ये आइडियल टाइप से कई जो है हाइपोथेटिकल मॉडल्स हैं, तो
कपलान ने प्रिडिक्ट किया था कि इमेजिन किया था कि ऐसा मॉडल फ्यूचर में आ सकता है, बट वो अभी तक आया नहीं है, राइट। तो उनके एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स है फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल सिस्टम और हाउ दे एग्जिस्टेड इन द पास्ट, प्रेजेंट में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं एंड फ्यूचर में किस तरह से ये इवॉल्व हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स बनाए थे 6 मॉडल्स के, राइट। एक था आपका बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, देन लूज बाइपोलर, टाइट बाइपोलर सिस्टम, यूनिवर्सल सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम एंड द यूनिट वीटो सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 6 मॉडल्स जो हैं किस तरह के थे। सबसे पहला आपको ऑब्वियसली आता है इज द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। नाउ दिस मॉडल इज समथिंग जो कि उन्होंने पास्ट इंटरैक्शंस, पास्ट इंटरनेशनल सिस्टम को देख के जो है इसके बारे में बात की थी। इस तरह का इंटरनेशनल सिस्टम जो है हम कहते हैं 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर एग्जिस्ट करता था, बिफोर द ब्रेकआउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये जो है तब तक एग्जिस्ट कर रहा था। अब क्या मेन फीचर्स है इस बैलेंस ऑफ पावर के? पहली चीज जो कापलान बोलते हैं कि देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पावर्स इन द सिस्टम, राइट। तो से अराउंड 4 5 या 5 7 से ज्यादा जो है पावर्स नहीं होंगी। एंड हर ये जो एक्टर है, हर ये जो मेन 5 to 7 इंपॉर्टेंट एक्टर है, ये कंटिन्यूसली अपनी कैपेबिलिटीज इंक्रीज करना चाहते हैं एंड ट्राई करते हैं कि ये अपनी कैपेबिलिटीज को है थ्रू नेगोशिएशन, थ्रू डिप्लोमेसी, उसके थ्रू इंक्रीज कर पाए रादर देन रिजॉर्टिंग टू वॉर। तो ये वॉर को जो है जनरली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज वाई एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि अगर दूसरा ब्लॉक जो है पावरफुल हो रहा है तो हम अलायंसेस बना के उस पावर को जो है एक तरह से इक्वलाइज कर सके। ठीक है, तो नेगोशिएशन के थ्रू ये अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहते हैं। सो इमेजिन कीजिए 19th सेंचुरी यूरोप में कॉलोनियल पावर्स ऑल ट्राइंग टू एक्सपैंड देयर कॉलोनियल एम्पायर्स एंड ट्राइंग एज हार्ड एज पॉसिबल कि अपनी एक्सपेंशन के अंदर हम ज्यादा लड़ाई झगड़े ना करें, वाया ट्रीटीज, वाया नेगोशिएशंस हम ये जो है टेरिटरीज को एक तरह से डिवाइड कर ले कि इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा हमारा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है से चाइना के अंदर जो है बंटवारा हो रहा था इनटू जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। इंडिया के अंदर से जो ब्रिटिश एंड फ्रेंच एम्पायर्स के अंदर जो एक जंग चल रही थी, एक तरह से एक कंपटीशन चल रहा था, उसको सेटल करने की बात। अफ्रीका के अंदर जो एक चल रही थी, एक डिवीजन फॉर मोर एंड मोर कॉलोनीज, उसका जो है हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट दिस से कि इवन दो उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स इस कि नेगोशिएशंस के थ्रू जो है हम अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम हर एक्टर जो है प्रिपेयर्ड है कि अगर मेरे से कोई अपॉर्चुनिटी छीनने की कोशिश करेगा तो आई वुड रादर फाइट देन गिव अप माय नेशनल इंटरेस्ट, राइट। तो तभी हम देखते हैं इंडिया के अंदर भी, राइट, अ लॉट ऑफ टाइम्स एंग्लो ब्रिटिश आपकी जो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स जो है, एंग्लो फ्रैंको वॉर्स वेरियस जगहों में थ्रू वेरियस एक्टर्स जो है वो हो रही थी इन वेरियस डिफरेंट डिफरेंट आपके जो इंटरनल इंडिया के किंगडम्स थे, उनको ही वेरिंग रूलर्स को सपोर्ट कर करके वो एक दूसरे के साथ भिड़ रहे थे टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस इन द कंट्री। ठीक है, अब क्या होता है, ये भी हो सकता है कि कोई एक एक्टर हेजिमोनिक या अनड्यू पावर अटेन करने की कोशिश करे, राइट। तो अ सर्टेन टाइम जो है जर्मनी ये करने की कोशिश कर रहा था, या ब्रिटेन या फ्रांस। सो विद इन एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट डिफरेंट यूरोपियन पावर्स जो है एक हेजेमोनिक रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब भी ऐसी एक हेजेमन बनने की कोशिश करता है एक एक्टर या ग्रुप ऑफ एक्टर्स, बाकी ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो है बैंड कर जाते हैं टुगेदर, एक अलायंस बना लेते हैं और एक बैलेंस ऑफ पावर के सिस्टम को रीएस्टैब्लिश कर लेते हैं एंड इकट्ठे मिलके उस हेजिमन पे जो है अटैक कर देते हैं या उसको हरा देते हैं कि कहीं ये हमको कंट्रोल ना करने लग जाए। ठीक है, हाउएवर एट द सेम टाइम एक बार जब उन्होंने उसको डिफीट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो उस एक्टर को बाहर फेंक देंगे, उनको परमिट करेंगे वो टू री एंटर द सिस्टम under certain defined norms, right। So imagine कीजिए जर्मनी now was being too ambitious, जर्मनी जो है अपने आप को establish करना चाहता था as a main player, right। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ब्रेक्स आउट, ठीक है, कि जर्मनी के जो है एम्पायर बनाने के ड्रीम्स थे, इटली के थे। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक्स आउट, हाउएवर वाया द ट्रीटी ऑफ
वर्साई चाहे जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी, दे दोबारा गिव एन अपॉर्चुनिटी टू जर्मनी टू री एंटर दिस इंटायर सिस्टम एज एक्सेप्टेबल रोल पार्टनर्स एज लॉन्ग एज वो ट्रीटी की जो कंडीशंस है उनको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम जो कि यूरोप में एग्जिस्ट करता था। देन वी हैव द ब्रेक डाउन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जिससे आपका सेकेंड वैरायटी ऑफ सिस्टम जो है निकल के आता है। राइट, नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ बाइपोलर सिस्टम्स। फर्स्ट है आपका लूज बाइपोलर एंड देन यू हैव द टाइट बाइपोलर। राइट, तो सेकंड सिस्टम है दैट इज द लूज बाइपोलर सिस्टम। ये क्या होता है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, बाइपोलर हमने टर्म बहुत बार सुना हुआ है कि दो मेन पावर्स जो है, दो पोल्स ये जो है खड़ी हो गई और इनके आसपास जो इनके सपोर्टर्स थे वो इनके साथ जुड़ गए। तो ये है मेन डोमिनेंट पावर एंड ये बेचारे छोटे छोटे सैटेलाइट स्टेट्स हैं जिनके पास नाम की ये सॉवरेनिटी है, एक्चुअल में दे जस्ट डू व्हाटएवर दिस डोमिनेंट पावर आस्क्स देम टू डू। ठीक है, तो हमने देखा है किस तरह से कोल्ड वॉर के दौरान शुरुआत में जो है आपके ऐसे दो ब्लॉक्स के बीच में जो है डिवीजन हो गई थी, वन लेड बाय यूएसए एंड द अदर लेड बाय यूएसएसआर। हाउएवर इन कंपीटिंग ब्लॉक्स के थ्रू इनके अलावा भी देयर इज अनदर थर्ड ब्लॉक, राइट, या फिर अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि न्यूट्रल हैं, राइट, जो कि अपने आप को इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी के साथ भी अलाइन नहीं करती हैं। राइट, सो राइट आफ्टर द एंड ऑफ Second World War and the start of Cold War, you have the coming up of the NAM, that is the non-aligned movement, जिसमें a lot of third world countries like led by people like नेहरू, आपके नासर इजिप्ट से, यूगोस्लाविया के टीटो, राइट, इन लोगों ने ये एक नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई जहां पे उन्होंने बोला कि हम आइदर ऑफ द कंपीटिंग ब्लॉक्स जो हैं या ग्रुप्स जो हैं उनके मेंबर नहीं बनेंगे। इसके अलावा देयर वर आल्सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका यूएन और उसका पूरा जो एक फैमिली ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस है, दे वर सेट अप। सो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ये भी एक मिटिगेटर का रोल प्ले कर रही थी ताकि कभी भी बिग वॉर जो है इनके बीच में ब्रेकआउट ना हो पाए। राइट, सो इस तरह से दैट इज वाई हम इसको लूज बाइपोलर बनाते हैं। वाई, बिकॉज ए इन कंट्रीज के बीच में भी जो है कभी कभी डिफरेंसेस एमर्ज हो सकते हैं, कभी कभी जो है वो अपने जो पावर है उनसे थोड़े खफा भी हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम पूरा वर्ल्ड इन सिर्फ दो ब्लॉक्स में नहीं डिवाइडेड है। देयर आर आल्सो वेरियस अदर रीजनल एंड सुपरा नेशनल एक्टर्स जो कि इन दोनों में से ही किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, जैसे आपको एग्जांपल दिया हमने नैम का। ठीक है, इसके अलावा जो है देयर इज आल्सो टाइट बाइपोलर जो कि एमर्ज होता है। टाइट बाइपोलर में ये जो न्यूट्रल्स या रीजनल एक्टर्स है जैसे कि नैम वाले जो हैं उनकी सिग्निफिकेंस कंप्लीटली खत्म हो जाए एंड सिस्टम जो है अब कंप्लीटली दो पावर ब्लॉक्स में जो है डिवाइड हो जाए एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है इंटरनली वीकन हो पाए कि वो इन दोनों पावर ब्लॉक्स को किसी भी तरह से कर्टेल ना कर पाए, किसी भी तरह से कंट्रोल ना कर पाए एंड दे गो ऑन डूइंग एज एंड हाउ दे वांट टू रन द इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ इमेजिन करो कि आपका यूएसएसआर का ब्रेकअप ना हुआ होता, नैम कंप्लीटली इन नॉन एग्जिस्टेंट हो गई होती एंड यूएन जो है हैड सफर्ड अ काइंड ऑफ एक काइंड ऑफ वैसा कंडीशन जैसे कि लीग ऑफ नेशंस का हुआ था, तब शायद एक टाइट बाइपोलर सिस्टम बन जाता, बट इवेंचुअली एग्जैक्टली बना नहीं था। राइट, तो इमेजिन किया था कपलान ने कि सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर होगा, बैलेंस ऑफ पावर जब टूटेगा तो लूज बाइपोलर आएगा एंड फिर टाइट बाइपोलर आएगा, ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, बट ऐसा हुआ नहीं। राइट, नेक्स्ट ही सेज नेक्स्ट विल बी द यूनिवर्सल सिस्टम दैट विल कम अप। यूनिवर्सल सिस्टम क्या है कि बेसिकली ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल मॉडल है, कभी हुआ नहीं है। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फेडरल वर्ल्ड स्टेट जो कि इमेजिन करते हैं, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट नेशन स्टेट्स जो हैं एक लार्जर ओवर आर्चिंग फेडरल सिस्टम का जो है पार्ट बन जाएंगी, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल टॉलरेशन एंड यूनिवर्सल रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो हर स्टेट जो है, हर नेशन स्टेट जो है एज अ पार्ट ऑफ दिस बिगर फेडरल वर्ल्ड स्टेट एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेगी, एक दूसरे को टॉलरेट करेगी एंड इन सब पे ही जो है एक लॉज जो बनाएगा, रूल्स जो बनाएगा ये फेडरल वर्ल्ड स्टेट, वो इक्वली अप्लाई होंगे। राइट, अगेन दिस इज अ कंप्लीटली हाइपोथेटिकल मॉडल, ये अभी तक आज तक कभी एग्जिस्ट नहीं हुआ है। देन देयर इज द हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है कि अब
एक सिंगल पावरफुल सुपर नेशन स्टेट जो है बन के आ जाता है। ठीक है, मतलब एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, और साथ ही में ये जो स्टेट है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि ये बाकी सारी कंट्रीज को अपने अंडर ले आता है। ठीक है, और ये सुपर पावर, ये जो यूनिपोलर एक नेशन स्टेट बचा, ये ही यूनिवर्सल एक्टर बन जाता है, एंड बाकी और नेशन स्टेट्स जो हैं इसके अंडर आ जाते हैं। सो इमेजिन कीजिए यूएसए कैसे बना था कि वेरियस जो फेडरल प्रोविंसेस थे, दे डिसाइडेड दैट वी विल कम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। राइट नाउ इमेजिन कि सारे के सारे कंट्रीज के ऊपर यूएसए कब्जा कर ले, एंड अब सिर्फ यूएसए बचे, एंड इंडिया, चाइना, रशिया, सो ऑन सो फोर्थ, यूएसए की 50 स्टेट्स की जगह और ये 193 स्टेट्स बन जाए। राइट, तो इसको कहते हैं हम हायरार्किकल मॉडल। अनलाइक यूनिवर्सल सिस्टम जहां पे हर किसी के ऊपर रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो रहा है, मतलब हर किसी का इक्वल स्टेटस है, हायरार्किकल सिस्टम में ऑब्वियसली जो यूएसए जो मेन एक कंट्री सबसे बड़ी सुपर पावर बनी, राइट, दैट विल बी सबसे पहले सबसे ऊपर, उसके ऊपर वही रूल्स एंड नॉर्म मेकर होगा, एंड बाकी सारी कंट्रीज जो है विल बी रिड्यूस टू अ सेकंड फिडर। विद इन दिस हायरार्किकल सिस्टम भी कपलान बोलते हैं कि अगर तो कोई सुपर पावर एक कंट्री जो है ऐसे सिस्टम बनाए थ्रू कॉन्क्वेस्ट, तो उसको हम डायरेक्टिव सिस्टम बोलेंगे। हाउएवर अगर ये डेमोक्रेटिक मीन से इस्टेब्लिश हो, तो इसको हम नॉन डायरेक्टिव सिस्टम बोलेंगे। इसका मतलब क्या कि ऑल नेशन स्टेट्स डिसाइड कि नहीं, हमें तो लगता है यूएसए बेस्ट स्टेट है, एंड हम इस स्टेट के अंडर आके ही जो है हमारी भी बेहतरी है, सो लेट्स ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस स्टेट ओनली। राइट, सो इमेजिन सिक्किम लाइक गिविंग इन एंड सेइंग दैट इट्स बेटर आई बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप मेरे को स्टेट ही बना लो अपना एक, रादर देन मी बीइंग अ सेपरेट कंट्री और एन एसोसिएट स्टेट, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर नेशन स्टेट ओनली। राइट, तो उसी तरह से इमेजिन करो कि हम बाकी जितनी भी 192 कंट्रीज बची, हम यूएसए को बोले कि हमें अपने छत्र छाया में ले लो, एंड बस हम आपके और जो है स्टेट्स बन गए, देयर इज नो सॉवरेन एग्जिस्टेंस ऑफ अस। राइट, वो क्या हो गया, वो नॉन डायरेक्टिव सिस्टम हो गया विच हैज इवॉल्व थ्रू अ मोर डेमोक्रेटिक मीन्स। राइट, तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे, हायरार्किकल सिस्टम बोलेंगे। यूनिवर्सल सिस्टम की कुछ स्लाइट एप्लीकेबिलिटी ईयू के अंदर देख सकती है, बट ये सिर्फ एक रीजनल मॉडल है, यूनिवर्सल तरीके से ये इवॉल्व नहीं हो पाया है। ईयू एक रीजनल फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है दिखाता है। देन देर इज द यूनिट वीटो सिस्टम। ये मॉडल जो है बेसिकली इमेजिन करता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे मल्टीपोलर वर्ल्ड इस्टेब्लिश हो गया है, मतलब हर स्टेट जो है इक्वली पावरफुल है। वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर दिस इज दैट एवरी स्टेट नाउ पोजेसेस न्यूक्लियर वेपन्स, एंड क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते हैं, रिमेंबर वी डिड समथिंग कॉल्ड द मैड म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन। हमें पता है कि अगर मैंने न्यूक्लियर वेपन छोड़ा, दूसरे स्टेट के पास भी है तो वो भी छोड़ देगा, तो वो तो डिस्ट्रॉय होगा ही स्टेट, बट मैं भी नहीं बचूंगा। राइट, सो ये म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन जो है एक नेगेटिव तरीके से सारे स्टेट्स को इक्वल बना देती है, डेटरेंस का आइडिया जो है उनके अंदर इस्टेब्लिश कर देती है, जो कि रियलिस्ट बोलते थे। राइट, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स के कारण हर किसी के पास जो है अब इक्वल डिस्ट्रक्शन प्राउएस आ गई, कि हर स्टेट के पास इक्वल एबिलिटी है टू डिस्ट्रॉय द अदर स्टेट। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम कहते हैं पूरा इंटरनेशनल सिस्टम जो है स्टेबल हो सकता है अगर हर स्टेट रेजिस्ट करने की कोशिश करे और रिटेलिएट करे कोई भी थ्रेट्स को फ्रॉम अदर स्टेट। राइट, सो एवरी स्टेट विल नो दैट इफ आई ट्राई टू थ्रेटन देम विद न्यूक्लियर वेपन्स, उनके पास भी जो है वेपन्स हैं। राइट, तो इट डजेंट मैटर कि मेरे पास 10 है और उनके पास 5 है, एंड में तो एक ही चाहिए और हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। राइट, सो दिस वाज कॉल्ड द यूनिट वीटो सिस्टम। यूनिट वीटो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हर किसी के पास इक्वल पावर है, तो हर किसी के पास पावर है टू वीटो द अदर पर्सन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज द यूनिट वीटो सिस्टम। राइट, नाउ यू हैव टू रियलाइज ये तीनों जो है, ये तीनों तो एकदम ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स हैं, इनके प्रेजेंट डे रियल लाइफ एग्जांपल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अभी तक वर्ल्ड के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं आई है जहां पे यूनिवर्सल सिस्टम या हायरार्किकल सिस्टम या यूनिट वीटो सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता हो। एंड फ्रॉम दिस वी कम टू द क्रिटिकल इवैल्यूएशन पार्ट। क्या क्रिटिसिज्म आया है ऑफ द सिस्टम्स थ्योरी।
नाउ सिस्टम्स थ्योरी के बोथ सिस्टम्स अप्रोच का जनरल में भी क्रिटिसिज्म आया है एंड मॉर्टन कपलान के मॉडल का भी पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म, दोनों ही चीजें आई हैं। सबसे पहले लेट्स लुक एट कि सिस्टम्स अप्रोच का क्या क्रिटिसिज्म है। रॉबर्ट लीबर जो है सबसे पहले कहते हैं कि सिस्टम्स अप्रोच, चाहे आप कोई भी सिस्टम जो है देख ले, दीज आर ओनली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स। ये थ्योरीज हैं, रियल लाइफ एविडेंस की ये ऐसे ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका कोई एम्पेरिकल फ्रेमवर्क या एम्पेरिकल टेस्टिंग अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। तो अब कई सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि कोल्ड वॉर को कई लोग अंडरस्टैंड करें एज लूज बाइपोलर, अनदर पर्सन माइट लुक एट इट एज बीइंग टाइट बाइपोलर। कोई एम्पेरिकल कोई कंडीशंस तो है नहीं कि इन सबको फुलफिल किया तो लूज बाइपोलर हो गया, या फिर इन सबको किया तो टाइट बाइपोलर हो गया। बहुत ही एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड है जो कि एग्जिस्ट करता है, उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है जितना कि एक बिहेवियरल सिस्टम अप्रोच इमेजिन करने की कोशिश करता है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली सिस्टम्स अप्रोच with its focus on behavioral revolution, a kind of evolving a more objective approach to international relations, बहुत बार हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम में काम कर रहा होता है, उनको ये इग्नोर कर देता है। ठीक है, दीज आर कंप्लीटली इग्नोर्ड, राइट। यही प्रॉब्लम जो है हमने पॉलिटिकल थ्योरी में सिस्टम्स अप्रोच के साथ भी देखी थी। नाउ विद रिस्पेक्ट टू कापलान्स अप्रोच आल्सो देयर आर मल्टीपल क्रिटिसिज्म्स जिनको पॉइंट आउट किया गया है। सबसे पहले जितने भी ये 6 मॉडल है वो बोलते हैं बहुत ही लिमिटेड है एंड इनप्रैक्टिकेबल है। आपको लगता है कभी ऐसा एक सिचुएशन आ सकती है जहां पे वर्ल्ड फेडरल स्टेट बन जाए, राइट। अभी तक तो हमको लगता नहीं, ईयू ही मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा है, उसके बीच में ही लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। इमेजिन एक वर्ल्ड ओवर एक वर्ल्ड फेडरल स्टेट बन के आ जाना, या एक सुपर एक्टर ऐसा होना जो कि पूरे के पूरे बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज को हरा के अपने अंडर कर ले, राइट। तो ये जो है बहुत ही इम्प्रैक्टिकल मॉडल्स जो हैं वो लगते हैं। साथ ही में वेरियस थ्योरिस्ट सच एज अर्नेस्ट हैस एज वेल एज स्टैनली हॉफमैन ने क्रिटिसाइज किया है कपलान को कि ये नेशनल एंड सब नेशनल कॉजेज जो हैं, जिनके कारण कुछ एक्शंस लिए जाते हैं बाय एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये उनको कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है दैट इट वाज ओनली द डिवीजन बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए जिसके कारण इंडिया ने नैम की पॉलिसी फॉलो करने की कोशिश की कि मैंने इन दोनों को बैलेंस आउट करना है। देयर वर आल्सो वेरियस हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल रीजंस, राइट, कि इंडिया जो है किसी एक आइडियोलॉजी के साथ बंधना नहीं चाहता था। हिस्टोरिकली एक कलोनियल रूल रहा था, विच इज व्हाई दे थॉट कि अब हम किसी और ब्लॉक के साथ अगर आए, कहीं ये एक नया फॉर्म ऑफ कलोनियलिज्म ना हम पे असर्ट होने लग जाए, राइट। सो इवन while a lot of other developing countries and third world countries did join one of the two models, right, इंडिया ने एक भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया बिकॉज ऑफ मे बी ऐसे नेशनल एंड सब नेशनल रीजंस। देन कापलान के मॉडल जो है अगेन वेरियस और चीजें जो है, इकोनॉमिक फोर्सेस उनका रोल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का रोल, पर्सनालिटी फैक्टर्स का रोल, जियोपॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल के रोल, इन सबको जो है वो कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं बाय लुकिंग एट द सिस्टम्स वर्किंग इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, सो ये जो है माने जाते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस लीबर हैज ऑल्सो क्रिटिसाइज कपलान के मॉडल कि इन्होंने बोला था कि मेरी सिस्टम्स अप्रोच के अंदर जो है प्रिडिक्टिव वैल्यू होगी। ठीक है, कहते कौन सी प्रिडिक्शन इनकी सच हुई है, कौन सा इन्होंने बोला था कि लूज बाइपोलर से टाइट बाइपोलर बन जाएगा, पूरी की पूरी यूएसएसआर ही कोलैप्स हो गई। ठीक है, और बाकी 3 मॉडल तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इन द नियर फ्यूचर कभी सच होंगे, राइट। तो एकदम ही थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स रहते हैं, दे आर ऑलमोस्ट लाइक फेरी टेल्स विच एग्जिस्ट, बट उनकी रियल लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो दीज वर द मेन क्रिटिसिज्म्स जो कि सिस्टम्स अप्रोच एंड पर्टिकुलरली कैपलान के अगेंस्ट जो है लेवल किए गए थे।